And here we go. This is CA Rishabh Rao, mentor for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. आज है आपका MTP 2 का डिस्कशन. मैं ट्राई करूंगा हर चीज इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस कर सकूं. चलो लेट्स स्टार्ट. अब बड़ी खुशी के साथ बताते हुए आई एम वेरी हैप्पी विद द MTP कि MTP में जो सारी चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर क्लासेस में कवर कर लिया है. ठीक है राजा. सो लेट्स स्टार्ट. आज का MTP नंबर 2. एक बात पढ़ो आप, मैंने लेक्चर डाला भी हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है? वो आपका एसेट क्रिएट करता है और कोई ऐसा खर्चा जो आपके एसेट की यूजफुल लाइफ या उससे बेनिफिट जो डिराइव होता है वो इंक्रीज कर दे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दे, तो वो एक्सपेंस को आप क्या मानते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द इंजन ऑफ द ट्रक टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी. रुक जा भाई, तिल्ले रुक जाते हैं, कोई बात नहीं. टू गेट अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नो, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि एक्सपेंडिचर जो एसेट की यूजफुल लाइफ बना दे, बढ़ा दे, या यूजफुल लाइफ बढ़ा दे या उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दे, वो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेट्स मूव फर्दर. Reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs. We have already discussed. SLM मेथड जब आप फॉलो करते हो तो डेप्रिसिएशन सेम रहता है, रिपेयर हर साल बढ़ते रहता है. बट आप जब WDV फॉलो करते हो डेप्रिसिएशन नीचे होता रहता है और रिपेयर्स बढ़ता होता है. तो अप्रोक्स आपका रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन लगभग एक यूनिफॉर्म अमाउंट रहता है. द आंसर इज ट्रू. ठीक है. चलो लेट्स मूव फर्दर. द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट. आपने बाय प्रोडक्ट बेचा. अच्छा, बाय प्रोडक्ट कब आता है? जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो. मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त आपने बाय प्रोडक्ट बेचा है. क्लियर. तो बाय प्रोडक्ट का जो सेल वैल्यू है वो कहां जाएगा? क्या वो ट्रेडिंग में जाएगा? नहीं सर, इट विल गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. द आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा कि कैपिटल रेशियो में रहेगा? सर, इट विल बी इक्वल. कैपिटल रेशियो में नहीं रहेगा. द आंसर इज फॉल्स. उसके बाद आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि डिबेंचर इंटरेस्ट आपको कब देना है? प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने के बाद? अरे तौबा, ऐसा नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रॉफिट हो या ना हो, आपको देना है. वो क्या है? चार्ज किस पे? कमेंट सेक्शन में बताओ. अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है कि चार्ज है वो? क्लियर. द आंसर इज चार्ज है वो. प्रॉफिट हो या ना हो आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. डिविडेंड कब पे किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है जब प्रॉफिट रहता है. क्लियर. बट डिबेंचर प्रॉफिट हो या ना हो आपको पे करना पड़ेगा और पहले डिबेंचर पे किया जाता है, उसका ब्याज, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से डिविडेंड दिया जाता है. द आंसर इज फॉल्स. लेट्स मूव फर्दर. एनपीओ में इस तरफ आपके टोटल एसेट रहते हैं, इस तरफ आपकी लाइबिलिटी रहती है अदर देन कैपिटल फंड. बिल्कुल सर. टोटल एसेट ओवर टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी. टोटल एसेट ओवर मतलब माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी नोन एज कैपिटल. हां जी सर, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. इसी के वजह से एक अकाउंटिंग इक्वेशन आया था, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. और कौन सी लाइबिलिटी? आउटसाइड लाइबिलिटी. चलो लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, अब आपको और एक चीज दे रहा है, वो ध्यान दो सब. यहां पे एवरीवन जस्ट कंसंट्रेट. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. व्हाट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? एक हमारा अजम्पशन है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है कि हर साल लगभग हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और अप्लाई करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल है. अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो, एग्जांपल के लिए
पहले आप WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लेते थे, या शिफ्टिंग टू SLM, या पहले आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो यूज करते थे, अब आप लीफो यूज कर रहे हो। तो पॉलिसी क्या थी, हम फीफो यूज करेंगे, आप उसको शिफ्ट कर रहे हो टू लीफो। बिल्कुल सर। क्या ये चेंज कैन हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस, इट कैन डेफिनेटली हैव अ मटेरियल इफेक्ट। और मटेरियल इफेक्ट ना भी हो, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि पिछले साल तक हम WDV यूज करते थे, इस साल से हमने SLM चूज किया है, और उसका रीजन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा आपने क्यों किया है। एम आई वेरी क्लियर मुन्ना? ओके, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। BRS बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम एज पर कैश बुक सोचेंगे, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हम उल्टा कर देंगे। दैट्स इट। क्लियर? फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम विनायक। बैलेंस एज पर कैश बुक 4,80,000 प्लस माइनस, इसका तो मैंने आंसर भी नहीं लिखा, आपको पता है। 4,80,000 पॉजिटिव है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है सर, डन। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मैंने माना बैलेंस कम हो जाएगा, बट रियलिटी में कम हुआ क्या? नहीं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 2,72,000। ऐसा अगर एग्जाम में दे दिया ना, उस दिन नारियल जरूर फोड़ के आना। ठीक है, चलो। बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 1,200। बैंक चार्जेस आपके क्या हो जाएंगे? लेस। एंड स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो मुझे कुछ साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बैंक चार्जेस आपके माइनस, दैट इज लेस। मैं माइनस ही लिख देता हूं, नहीं तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आपने वो मेथड से क्यों नहीं सॉल्व किया। और राजा मैं प्लस माइनस मेथड सॉल्व करता हूं, जो कि बहुत 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 इफेक्टिव है। लेट्स मूव फॉर द इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया है, मतलब बैंक के हिसाब से प्लस, मैं भी क्या करूंगा? प्लस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक का क्रेडिट, मेरा डेबिट। डेबिट मतलब पैसा आया, कितना? 6,000। कौन सा साइड ज्यादा है सर? पॉजिटिव साइड ज्यादा है, 4,80,000 प्लस 2,72,000 प्लस 6,000, कितना हो गया? 7,58,000 पॉजिटिव और 1,200 रुपए नेगेटिव। तो नेट क्या हो जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में नहीं पूछेगा आपको, थोड़ा इससे टफ ही पूछेगा आपसे। 7,56,800, इससे तो टफ ही पूछेगा भाई, बट मेरा काम है आपको सॉल्व करवा के देना, तो मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, लेट्स मूव फर्दर। फ्रॉम द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का है। ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज। मतलब देखो, ईयर एंड हो चुका है, बुक्स क्लोज हो चुकी है, ईयर एंड हो चुका है, बुक्स क्लोज हो चुकी है, और जो भी डिफरेंस था इन्होंने उसे कहां डाल दिया है? जो भी डिफरेंस था इन्होंने उसे डाल दिया है सस्पेंस अकाउंट के अंदर। अब मेरे को पता है ईयर एंड के बाद अगर रेक्टिफिकेशन होगा तो नॉमिनल अकाउंट किससे रिप्लेस हो जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। परफेक्ट, ठीक है। बिल रिसीवेबल फॉर 4650 वाज पास थ्रू बिल पेबल। आपने बिल रिसीवेबल को बिल पेबल मान लिया था। द बिल वाज गिवन बाय कृष्णन। करेक्ट एंट्री क्या है? बिल रिसीवेबल डेबिट टू कृष्णन। गलती से आपने क्या कर दिया? कृष्णन डेबिट टू बिल पेबल। अब याद रखना, जब भी जिसको क्रेडिट करना था आप डेबिट कर दो,
जिसको क्रेडिट करना था उसको अगर आप डेबिट कर दो तो सुधारने के लिए अमाउंट करने प्लस, तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? सब बिल रिसीवेबल डेबिट करना था तो डेबिट कर दो, आपने बिल पेबल को गलती से क्रेडिट कर दिया था, सुधारने के लिए डेबिट कर दो। आई रिपीट, बिल पेबल गलती से क्रेडिट कर दिया था, सुधारने के लिए डेबिट कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू कृष्णन, कितना? 4650 प्लस 4650, 9300। अच्छा, बिल पेबल पर्सनल अकाउंट है, बिल रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट है, कृष्णल पर्सनल अकाउंट है, तो यहां कुछ भी नॉमिनल नहीं है। परफेक्ट, ओके। कैश रिसीव फ्रॉम मनन, तो एंट्री क्या होना चाहिए? कैश डेबिट, मनन क्रेडिट। कैश डेबिट, मनन क्रेडिट वॉज डेबिटेड टू सुमन। आपने गलती से सुमन को डेबिट कर दिया। सबसे पहले क्या सुमन गलती से डेबिट हुई है? हां जी। सुधारने के लिए सुमन को क्रेडिट कर दो, मनन को भी क्रेडिट कर दो। तो सर कैश तो प्रॉपर डेबिट हुआ है, आपने गलती से सुमन को डेबिट कर दिया, गलती से डेबिट कर दिया तो सुमन को क्रेडिट कर दो, मनन को भी क्रेडिट कर दो, और इन दोनों का डिफरेंस कहां चले जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में 32,000। परफेक्ट। सर जब भी जर्नल एंट्री में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। ओके, जनरल एक्सपेंसेस 3000 वर पोस्टेड टू जनरल लेजर एज 9300। जनरल एक्सपेंस डेबिट होते हैं, आपको डेबिट करना था 3900, बट आपने गलती से डेबिट कर दिया 9300। क्या आपने ज्यादा डेबिट कर दिया? हां जी सर। अब याद रखो, आपने ज्यादा डेबिट कर दिया तो सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, 9300 माइनस 3900, तो हम क्रेडिट कर देंगे जनरल एक्सपेंस क्रेडिट। और डेबिट में कुछ भी है क्या? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 5400। बेटा आपने ज्यादा डेबिट कर दिया था तो इन दोनों का डिफरेंस हम क्रेडिट कर देंगे। अब जनरल एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, तो जनरल एक्सपेंस की जगह हम क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जस्ट हैव अ लुक ओवर द आंसर। सस्पेंस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट। नेक्स्ट, सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक मतलब क्रेडिट बैलेंस, सेल्स मतलब क्रेडिट बैलेंस रहता है। आपका क्रेडिट बैलेंस कम है, क्रेडिट बैलेंस कम है, सुधारने के लिए क्रेडिट को बढ़ाएंगे, क्रेडिट को बढ़ाएंगे तो आपका टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, डेबिट में कुछ भी है क्या? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब सेल्स क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो सेल्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिख दूंगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 23,000 पेड टू मिस्टर बद्री। बद्री को आपने पे कर दिया तो लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश ले लेते, कैश या बैंक जो आपको अच्छा लगे। पेड टू बद्री, बट आपने जब बद्री को पे किया आपने लीगल एक्सपेंस की जगह किसको डेबिट कर दिया? बद्री को डेबिट कर दिया, तो आपने एंट्री क्या पास कर दी? बद्री डेबिट टू कैश। अब सुधारने के लिए क्या कैश क्रेडिट होना चाहिए था? क्या हुआ है? हां जी, कैश इज करेक्ट। आपने गलती से बद्री को डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए बद्री को क्रेडिट कर दो, तो आपके एंट्री हो जाएंगी लीगल एक्सपेंस टू बद्री। अब लीगल एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है तो उसके जगह क्या लिख दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिख दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। परफेक्ट, तो आपकी एंट्री यहां पे आ गई, ये तो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू बद्री, क्लियर? अच्छा, देयर इज अ परफेक्ट थिंग गोइंग ऑन। नेक्स्ट, अ सेल्स ऑफ 75 टू नेहा। आपने नेहा को माल बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए? नेहा डेबिट टू सेल्स। बट आपने गलती से क्या कर दिया? आपने उसको डेबिट कर दिया मेघा को।
आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया? मेघा को डेबिट कर दिया। परफेक्ट। अब देखो ध्यान दो, यहां पे नेहा को डेबिट कर दिया था आपने, मेघा को गलती से डेबिट कर दिया। सुधारने के लिए मेघा को क्रेडिट कर दो और नेहा को डेबिट कर दो। नेहा अकाउंट डेबिट टू मेघा। ना यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, ना यहाँ पे सस्पेंस है, बिकॉज डेबिट क्रेडिट इक्वल हो रहे हैं और दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। While carry forward the total of one page of purchase book मतलब डेबिट बैलेंस, to the next page 1690 मतलब डेबिट था 1690 परचेज में, आपने उसको क्या लिख दिया? 1960 डेबिट। आपको डेबिट लिखना था 1690, आपने गलती से डेबिट लिख दिया 1960। तो सुधारने के लिए क्रेडिट कर देंगे। कितना क्रेडिट कर देंगे? डिफरेंस 1690 माइनस 1960 270 क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? टू परचेज अकाउंट 270। अच्छा डेबिट में कुछ भी है क्या? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा परचेज क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो इधर क्या आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट विल रिप्लेस विथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 21,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर मदन ओमिटेड टू बी टेकन इन ट्रायल बैलेंस। अब मदन से लेने थे तो मतलब मदन मिलने किसका पार्ट था? डेटर। और डेटर किसका पार्ट रहता है? ट्रेड रिसीवेबल का। क्लियर? अच्छा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? सस्पेंस। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? सस्पेंस। क्लियर? अब मैंने ट्रेड रिसीवेबल ही क्यों लिखा? बिकॉज ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस बना जाता है। ट्रायल बैलेंस में सारे जो लोगों से मुझे पैसा रिसीवेबल है, जिन्हें मैंने गुड्स उधार में बेचा था और आज पैसा रिसीवेबल है, उन लोगों को मैं एक हेडिंग देता हूं ट्रेड रिसीवेबल। अब क्योंकि ईयर एंड हो चुका है तो मदन शुड गो इनटू ट्रेड रिसीवेबल, तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। परफेक्ट विद दिस एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर क्योंकि डिफरेंस उसने सस्पेंस अकाउंट में डाला था तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और राजा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना लेना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेना और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल के अंदर। क्लियर? यहां पे लिखा हुआ है बाय डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस 1670 बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब मुझे बात बताओ, जब हम क्लास में ये सॉल्व कर रहे थे तो क्या हमने दयाल ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या? हाँ जी सर, दयाल ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या उसमें भी 10 ट्रक थे? हाँ जी। क्या इसमें 10 ट्रक है? हाँ जी। बट यहां थोड़ा एक बार कैलकुलेशन वापस से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है राजा? मैसेज पीटी ट्रांसपोर्ट परचेज 10 ट्रक्स एट 45 लाख ईच ऑन 1st April 2019. दस ट्रक परचेज डेट क्या है? 1 अप्रैल 19 एट द रेट ₹45 लाख पर ट्रक। ठीक है सर, डन। ऑन 1st October 2019 one of the truck is involved in accident and is completely destroyed and 27 lakh is received from the insurance company in full settlement। 10 ट्रक में से एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने 27 लाख रुपीस दिए। हमें पता है कि प्रॉफिट है क्योंकि ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ऑन द सेम डेट, कौन सी डेट? जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था 1 अक्टूबर 2021, उसी दिन पे एक और ट्रक खरीदा गया था और वो ट्रक कितने में खरीदा गया था? 50 लाख में। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। द कंपनी ऑब्जर्व कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 जनवरी, एंड कब होता है? 31 दिसंबर।
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31st March 2020. 2 years एंडिंग 22 मतलब 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21 और 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22. तो सर मेरे को ओपनिंग बैलेंस चाहिए इस दिन का, फिर इसी साल में एक ट्रक ठुकी है और हमने एक नई ट्रक भी ली है. क्लियर? जी सर. चलिए स्टार्ट करते हैं. सर हमने डेट ऑफ परचेज क्या है हमारा? डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 19. ठीक है. और मेरे को ओपनिंग कब का चाहिए? 1 जनवरी 21. मतलब सबसे पहले मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. चलो दोनों ट्रक्स को अलग कर लेते हैं. एक्सीडेंट वाली ट्रक, फिर अदर 9 ट्रक्स. कैलकुलेशन इजी करने के लिए अदर 9 ट्रक्स और उसके बाद आपका क्या हिसाब किताब है? न्यू ट्रक. अब बेटा शॉर्टकट में कैलकुलेशन करेंगे हम. सर एक, क्योंकि एसएलएम है तो यहां फटाफट हो जाएगा. 1 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 19. कितने महीने? सर मंथ यूज निकाल लेते हैं ना सीधा सीधा. यहां आपके यूज हुए 9 महीने. यहां पे लिख दो ऐसे. 1 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर 19. कितने महीने? 9 महीने. फिर 1 जनवरी 20 31 दिसंबर 20. कितने महीने? 12 महीने. और मुझे क्या मिल जाएगा? जनवरी. मुझे क्या मिल जाएगा? जनवरी. अब जनवरी में क्या हिसाब किताब है? 1 जनवरी 21 से यह आपकी ठुक गई अक्टूबर 21 में, तो मोटा मोटी 9 महीने यूज हुई है. क्लियर? बाकी अदर ट्रक्स 9 महीने, 12 महीने और अगले साल भी 12 महीने. ये तो थी नहीं, आपने ये खरीदा है तो ये 3 महीने के लिए यूज होगी. 1 अक्टूबर 21 से 31 दिसंबर 21 तक. ठीक है राजा. चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. टोटल डेप्रिसिएशन टिल, क्योंकि मेरे को ओपनिंग चाहिए 31 दिसंबर 2020. कितने महीने यूज हुए? 18 महीने यूज हुए. क्लियर? तो ईयर 1 ईयर 2 कितना कितना डेप्रिसिएशन? सर ईयर 1 ईयर 2 कितना? 45 लाख इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12. 67 लाख, सॉरी 6,75,000 और इधर 9 लाख. टोटल कितना हो गया? 15,75,000. 2 साल का डेप्रीसिएशन है जितने मैंने यूज हुई है. अब बेटा एक ट्रक का 15,75,000 है तो 9 ट्रक का कितना हो जाएगा? सर हम खुद ही कैलकुलेट कर ले. 1,41,75,000. ये 9 ट्रक्स का हो गया. सर ऐसा नहीं, करके दिखाओ. चलो खरीदा कितने में था? 45 लाख की एक ट्रक इंटू 9 ट्रक्स. पहले साल में डेप्रीसिएशन इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12. 60,75,000. दूसरे साल में पूरा 20%. 81. 45 लाख इंटू 9 इंटू 20%. 81 लाख. कर लो टोटल, आंसर वही आना है. ठीक है. ओके सर. ओपनिंग बैलेंस
as on 1st January 2021. 45 लाख की एक ट्रक इंटू 10 दैट इज 450 lakhs लेस डेप्रीसिएशन वो ट्रक का जिसका एक्सीडेंट हो गया 15.75 lakhs और बाकी के 9 ट्रक्स उन पे कितना है 141.75 lakhs. $292.5 lakhs. This is known as 2,92,50,000. Hence आपके पास ओपनिंग आ गया. अब ड्यूरिंग द ईयर आपने ये ट्रक कितने महीने यूज की 9 महीने सर. तो अब वैल्यू कितना बचा 45 lakhs में खरीदे थे पहले 2 साल में 15.75 का डेप्रीसिएशन और कितना वैल्यू बचा 29.25. फिर आपने 9 महीने यूज किए 9 महीने का डेप्रीसिएशन 6.75 lakhs. तो वैल्यू कितना बचा 22.5 lakhs. आपने इसको कितने में बेच दिया बेचा नहीं क्लेम मिला 27 लाख बैंक और डिफरेंस प्रॉफिट 22.5 माइनस 27 4.5 लाख का प्रॉफिट. डन है यहां तक. यस सबको क्लैरिटी है यहां पे मुन्ना. अब ईयर एंड आएगा तो ईयर एंड पे क्या होगा ईयर एंड के पहले आपने एक मशीन खरीदा था 1 अक्टूबर को 50 लाख का. इस पे 3 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा और बाकी जो 9 ट्रक्स है उन पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन आएगा दैट इज 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा. सर कितना कैलकुलेट कर ले 12 महीने का डेप्रीसिएशन 81 lakhs. 12 महीने का डेप्रीसिएशन 81 lakhs इन 9 ट्रक पे. ईयर 3 12 महीने का 81 lakhs और 3 महीने का वो भी 50 लाख पे 50 लाख इंटू 20% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 2.5 लाख. तो कितना हो गया 83.5 lakhs. 83.5 lakhs पिछले साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग. क्लियर. फिर अगले साल आपने साल भर यूज किया. हाँ जी सर. तो साल भर का कितना ईयर 4 की बात कर रहे हैं 81 lakhs तो 10 ट्रक पे 9 ट्रक पे हो जाएगा प्लस जो आपने आखिर में न्यू ट्रक खरीदी 50 लाख पे 50 लाख पे 20% दैट इज 10 लाख. 81 प्लस 10 कितना हो गया 91 एंड रेस्ट इज डन. इट्स अ वेरी इजी कैलकुलेशन. बस आपको समझना पड़ता है डेट इज द की इन दिस चैप्टर. डेट गलत तुम गलत. आगे बढ़ते हैं. प्रॉफिट वगैरह सब आपके सामने है. मिस्टर वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन फॉर 50,000 ऑन हिम. जिसके ऊपर ड्रॉ होता है जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल पेबल. और मिस्टर एक्स के लिए क्या हो जाएगा बिल रिसीवेबल ऑन 1st August 2022 फॉर 3 months. तो सर पहले ड्यू डेट निकाल लें 1st August 2022 1st August 2022 प्लस 3 months ये हो गया 1st November 2022 प्लस 3 दिन ग्रेस के 4 नवंबर 2022. चेक कर ले 3 महीने अगस्त 8 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद 11 1 4 11 4 11 22. डन है यहां तक. तो डन है. ठीक है ओके. मिस्टर एक्स गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 49,000 मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस 1,000 रुपए. ठीक है. पहली एंट्री तो ड्यू डेट हमारा आ गया और हमने डिस्काउंटिंग भी करा लिया. ऑन ड्यू डेट मतलब 4 नवंबर 2022. परफेक्ट. वाई अप्रोच एक्स फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल
Mr. X agreed on the condition that 10,000 to be paid immediately along with interest and the remaining amount 12% per annum for 3 months. देखो बेटा, पहली बात 10,000 तुरंत दे दो तो बाकी कितना बचा 40,000, 40,000 पे 12% पर एनम है, कितने महीने का बिल आगे जा रहा है 3 महीने के लिए. क्लियर. तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 40,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 1200 रुपए का इंटरेस्ट का हिसाब किताब है. और ये इंटरेस्ट हमें तुरंत मिलेगा तो मुझे 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1200 रुपए का इंटरेस्ट अगर तुरंत दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम रिन्यूअल नहीं करेंगे. और वो गरीब की मजबूरी थी, उसने हाँ बोल दिया. ठीक है सर. ऑन द रिमेनिंग बैलेंस एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ्स. अब ये बिल का टेन्योर का शुरू होगा 4 नवंबर में 3 महीना जोड़ो. क्लियर. 4 नवंबर प्लस 3 मंथ्स. क्या हिसाब किताब है इसका. नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फेब. तो 4 फरवरी प्लस 3 दिन ग्रेस का 7 फरवरी 2023. ठीक है मुन्ना. क्लियर. ओके. तो ये ड्यू डेट रहेगी. अब ऑन 31 दिसंबर मतलब ड्यू डेट के पहले वाई बिकेम इंसॉल्वेंट एंड हिज एस्टेट पेड 40%. लेने कितने थे 40,000, मिले कितने उसका 40%, दैट इज 16,000. तो सर 24,000 मेरा पैसा डूब गया. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. एंट्रीज आपके सामने है. बिल रिसीवेबल टू वाई. ठीक है. फिर बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 1,000 टू बिल रिसीवेबल. फिर ड्यू डेट आई 4 नवंबर. वाई ने बोला भैया पैसे नहीं है मेरे पास. क्लियर. तो पहले तो आपको पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा. अच्छा मैं बात बताओ, पुराना बिल कैंसिल कब होगा. पुराना बिल कैंसिल कब होगा जब बिल मेरे पास है. आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया है. आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया है. तो जब आप बिल डिस्काउंट करवा लेते हो. क्लियर. जब आप बिल डिस्काउंट करवाते हो, बिल किसके पास पड़ा है बैंक के पास. अच्छा ड्यू डेट पे बैंक तो आपसे वसूल करने आएगा ही, हाँ या ना. आप भले उसे समय दो बट बैंक आपसे वसूल करने आएगा, हाँ या ना. तो आपको क्या करना है, आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा. तो बैंक अकाउंट को जो बैंक से आपने डिस्काउंट कराया था उसको 50,000 रुपए दे दो और वो आप किससे वसूल करोगे वाई से. अब आपने वाई को बोला 10,000 रुपए पहले ब्याज की एंट्री, इंटरेस्ट मिलने कमाइए, 10,000 प्लस ब्याज तू दे दे, 40,000 का न्यू बिल रिसीवेबल ले लेते हैं, बात खत्म. फिर 31 दिसंबर को बिल डिसऑनर हो गया. बिल डिसऑनर हो तो पहले पुराना बिल को आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. फिर 16,000 बैंक, 24,000 बैड डेट्स. ऐसा हमने क्वेश्चन किया हुआ है इन आवर सेशंस. क्लियर. इजी क्वेश्चन है. लेट्स मूव फर्दर. सत्यम एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल ड्रॉन. बिल से हाँ, तो हमें 3 दिन का ग्रेस ऐड करना है. ऑन 8 मार्च 2022 रुपीज 12,000 फॉर 4 मंथ्स. क्लियर. 8 मार्च को 12,000 का 4 महीने के लिए, 16 मार्च को 22,000 15 3 महीने के लिए, 7 अप्रैल 5 महीना, 17 मई 3 महीना. He wants to pay all the bills on the single day. भाई साहब ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है. किसके अंदर, अभी मैंने एवरेज ड्यू डेट का अपलोड किया था, एडीडी का मैंने अपलोड किया था, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, उसके अंदर ये सेम टाइप का क्वेश्चन था. वी आर नॉट सॉल्विंग इट वंस अगेन. वही चीज रेपिटेटिव करने का कोई सेंस नहीं होता है, फालतू में समय खराब. ठीक है. ठीक है, ये आपने निकाल लिया. अब उसको ब्याज सेव करना है तो जो भी एवरेज ड्यू डेट आई है उसको उससे अर्ली पेमेंट करना पड़ेगा. और कितना दिन अर्ली पेमेंट करना पड़ेगा, 32 दिन. क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. ऑन 1 जनवरी 2023 एक्स अकाउंट इन वाइज लेजर. एक्स अकाउंट इन वाइज लेजर मतलब पॉइंट ऑफ व्यू किसका हो गया, एक्स का हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू वाई का हो गया, माय बैड. इधर क्या बोला जाएगा, एक्स इन अकाउंट करंट विथ वाई. ओके सर. वाई ने माल बेचा,
हम सबको पता है सेल्स एक्स के डेबिट साइड लिखा जाएगा, परफेक्ट। हाँ जी सर। वाई रिसीव्ड अ प्रोमिसरी नोट फ्रॉम एक्स ड्यू आफ्टर 3 months। प्रोमिसरी नोट एक तरह का बिल रिसीवेबल होता है, बिल रिसीवेबल ऑन द क्रेडिट साइड 5000 का, और ड्यू आफ्टर 3 months। तो जनवरी 24 जैन प्लस 3 months, ये हो गया अप्रैल 24 प्लस 3 दिन ग्रेस के 27 अप्रैल। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, तो वाई के लिए क्या हो गया, वाई के लिए परचेज, और परचेज ऑन द क्रेडिट साइड। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, वाई के लिए सेल्स, सेल्स डेबिट। एक्स रिटर्न गुड्स टू वाई, जो माल वाई ने बेचा था एक्स को वही रिटर्न आया है, तो वाई के लिए सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होता है। देख लो बेटा, सेल्स रिटर्न आ गया आपका, सेल्स रिटर्न ये रहा। ओके, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई के लिए क्या हो गया, परचेज। वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स, एक्स के लिए हो गया, सॉरी वाई के लिए हो गया सेल्स, एंड एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई के लिए वापस हो गया परचेज। ठीक है। अकाउंट टू बी सेटल्ड ऑन 31 मार्च, यह आपका अकाउंट करंट का डेट है। अब ये क्वेश्चन में लेके क्या हूं सर, इतना इजी क्वेश्चन है, आप लेके क्यों आए हो, बाय मीन्स ऑफ चेक, ठीक है, बैंक के थ्रू सेटल हो जाएगा। प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी सबमिटेड बाय वाई टू एक्स ऑन 31 मार्च टेकिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10%। अब क्या बोला है, इंटरेस्ट को राउंड ऑफ कर देना टू द नियरेस्ट मल्टीपल रुपीज। सबसे पहले ध्यान दो, यहां क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, ये 5000 के सामने नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, अरे बाबू रेड इंक मेथड अप्लाई हो रहा है यहां पे, इन्होंने इसको नेगेटिव लिखा हुआ है, बट यहां पे क्या अप्लाई होगा, रेड इंक मेथड। अब जब रेड इंक मेथड अप्लाई होगा, इन्होंने नेगेटिव ले लिया है, 27 अप्रैल आया, तो हम क्या करते हैं सर, अगर इस तरफ है तो हम इस तरफ लिख देंगे। क्लियर, मैंने ये स्पेस आपके लिए छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक ही मतलब था, आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी सब बातें तो सेम है इस क्वेश्चन में, सिर्फ जो प्रॉमिसरी नोट है उसका ड्यू डेट आके, तो यहां पे क्या लिख देंगे, डग्गा डग्गा। ओके सर, और यहां हम लिखेंगे क्या था उसका, 31 मार्च, और उसका ड्यू डेट डाल देंगे। ड्यू डेट था 27 अप्रैल, ड्यू डेट का कॉलम बना के, और इधर लिखेंगे टू रेड इंक कॉन्ट्रा प्रोडक्ट। ठीक है सर, क्या यहां पे अमाउंट आएगा, नहीं, यहां पे डेज आएगा 27, 5000 इंटू 27, 1,35,000। ठीक है सर, टोटल लेते हैं यहां का 5000, ये आएगा 28,619, यहां का टोटल लेते हैं 4.5 लाख प्लस 4,74,000 प्लस 4,51,000 प्लस 119,600 माइनस नहीं प्लस 1,35,000। पहले कितना था, पहले था 14,94,000, अब इसमें 1,35,000 जोड़ दो, कितना हो गया 16,29,600। इधर भी उतना ही हो जाएगा 16,29,600, और इधर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंस निकाल लो, 32,000, 1,68,000, 16,29,600 माइनस 32,000 माइनस 1,68,000 माइनस 52,000 माइनस 5,80,000, कितना आ गया 3,24,600। कितना आया 3,24,600। पहले कितना था, हाँ सर ये तो डिफरेंस आ गया,
हो ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों नहीं, मैंने डिवाइड करने में कुछ गड़बड़ी कर दिया है, रुक जाओ। 16,29,600 माइनस 32,000 माइनस 52,000 माइनस 1,68,000 माइनस 5,80,000 797,600 कर लेना माइनस, आपका आंसर आ जाएगा 797,600। और पहले भी कितना था? 797,600। और इधर आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट उस तरफ तो इंटरेस्ट ऑन दी अपोजिट साइड इंटू 10% इंटू 1 डिवाइड बाय 365 और कितना ब्याज है? 218.52 अप्रोक्सीमेटली 219। ठीक है मुन्ना, ये सॉर्टेड है आपका 219। तो देख लो बेटा, पहले भी 219 था, अभी भी 219 है, बट इन्होंने ना रेडिंग कॉन्ट्रा नहीं लगाया है, अपन ने लेजिट तरीके से किया हुआ है, रेड इंक मेथड से। बाद में नहीं तो क्या होता है भाई साहब, आप पिंक करते हो, सर आपने तो ऐसा नहीं करवाया, आपने तो वैसा नहीं करवाया। बेटा अब उन्होंने एक अलग तरीके सॉल्व किया है, मेरी कहां गलती वहां पे? रेडिंग कॉन्ट्रा आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं? बिल्कुल है। अब उन्होंने आड़ा तिरछा किया, मैं क्या करूं? मैं तो गरीब इंसान, देखो इनोसेंट। क्लियर? चलो लेट्स मूव फर्दर। तो मैंने उसी का आपके लिए रेप्लिका कर दिया। Atul Aman are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of Atul and Aman as on 1st January 2023 was as follows. Surrey creditors, bill payable, bank overdraft, capital, building, furniture, stock in trade, debtors के साथ provision, investment और cash. Atif was admitted to the firm on the above date. He is admitted for 1/6 share for future profits and to introduce a capital of 1 lakh. अच्छा, अब क्या वो गुडविल के शेयर के लिए पैसा ला रहा है क्या? सर ऐसा तो कुछ बोला नहीं। ओके, न्यू पीएसआर है, ये किसके लिए हो जाएगा? गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए यूज होगा। बिल्कुल। आतिफ इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, अब बोल भी दिया। पार्टनर्स ने देयरफॉर डिसाइड किया टू रेज गुडविल एंड टू राइट ऑफ। तो इधर क्या है? रेज एंड राइट ऑफ। अरे बहुत सिंपल सी चीज है, जो अपन गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करते थे ना, उसी का एक तरीका है, नेट आंसर वही आना है। क्लियर? दे फर्दर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अतीफ शेयर। मैं बात बताओ, आप समझो वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। वो बोल रहे हैं कि गुडविल का शेयर गेन पहले रेस करना है, फिर राइट ऑफ करना है। अरे भाई साहब गुडविल का है, अब गुडविल नहीं है, इसलिए वो हिडन गुडविल के फॉर्मूला के थ्रू गुडविल निकाल रहे हैं। क्लियर? दे फर्दर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ आतिफ शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। लेटर द गुडविल वाज रिटन ऑफ अमंग ऑल द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, इसको रेस कैसे करेंगे? पहले हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के पहले देख ले, पीछे स्पेस है तो हाँ, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। वंस अगेन ध्यान दो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने बहुत बार कैलकुलेट किया है। कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल शेयर 6/1 दैट इज ₹6 लाख। क्या हिडन गुडविल मेरे को हमेशा कैलकुलेट करना है? नहीं, आपको हिडन गुडविल तभी कैलकुलेट करना है जब क्वेश्चन आपको बोलता है गुडविल का हिसाब किताब करो, लेकिन गुडविल नहीं देता। तो 6 लाख आ गया। अब एक्चुअल कैपिटल आतिफ को ऐड करके कितना कितना 1,76,000, 1,44,000 और 1 लाख टोटल मिला लो। ₹4,20,000। एक्चुअल में कैपिटल कितना है? 4,20,000। होना कितना चाहिए? 6 लाख। तो डिफरेंस 1,80,000 इज नोन एज अ हिडन गुडविल।
अरे हिडन गुडविल कुछ नहीं है। मैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस किसको करता हूं? सेल्फ जनरेट गुडविल को। सेल्फ जनरेट गुडविल गिवन नहीं है, वो छुपी हुई है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसको नाम दिया गया हिडन गुडविल। ठीक है, और कुछ तरीका नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो अब ये आपकी हिडन गुडविल है, ये आपकी क्या है? सेल्फ जनरेटेड हिडन गुडविल। इसको रेस करना, गुडविल एक एसेट है, तो गुडविल को रेस करना मतलब गुडविल को बढ़ाना है। डेबिट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। बैलेंस शीट में कुछ भी है क्या? नहीं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1,80,000। राइट ऑफ करना है तो हमें पता है एसेट को राइट ऑफ करना है, डेबिट को राइट ऑफ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो टू गुडविल अकाउंट 1,80,000। अच्छा, अब याद रखना, जब आप रेस करते हो तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कौन है आपके? अतुल और अमन, और इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। टू अतुल कैपिटल एंड 2 अमन कैपिटल। अतुल कैपिटल और अमन कैपिटल, ठीक है। 3:2 में बांट देते तो 1,80,000, 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 1,08,000, और 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 72,000। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा, हमने जब रेस किया था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ करेंगे तो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। तो अतुल कैपिटल डेबिट, अमन कैपिटल डेबिट, और आतिफ का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। तो 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 90,000। 1,80,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 60,000, और ये हो गया 30,000। ये था आपका रेज और राइट ऑफ। एक बात बताऊं, जब आप गेनिंग टू सैक्रिफाइस निकालोगे ना, आपका नेट आंसर क्या आने वाला है? अतुल, अच्छा आतिफ ने गेन किया है, तो जब हम अपना निकालते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यस, तो आतिफ ने गेन किया है, आतिफ का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस दोनों ने किया है, तो 2 अमन कैपिटल एंड 2, पहले ऊपर अमन अतुल है ना, 2 अतुल कैपिटल एंड 2 अमन कैपिटल। ठीक है, ओके। तो सर सीधा हिसाब है, इधर ध्यान देंगे सबके सब। अच्छा, इसने कितना गेन किया? आतिफ ने 1/6 शेयर, तो 1,80,000 का इंटू 1/6 30,000 होता है, और 30,000 इन दोनों के बीच में बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि आप कैलकुलेट करोगे तो 3:2 ही आएगा। तो 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 18,000 ये है और 12,000 ये है। ये अगर हम करते थे, क्लियर? इन्होंने देखो क्या किया, अतुल क्रेडिट 1,08,000 और अतुल डेबिट 90,000, नेट कितना हो गया? नेट हो गया 18,000 क्रेडिट। सेम गोज विद अमन, सिंपल सोबर। ठीक है राजा, ओके। और कुछ है क्या? नहीं सर, और कुछ तो नहीं है। एक बार प्रोविजन देख लेते हैं, प्रोविजन में आपको दिक्कत जाती है। सर प्रोविजन ना हमको दिक्कत होती है टैकल करना, कि हम प्रोविजन को कैसे टैकल करें। मैं आपको एक सही तरीका बताऊं, पहले आप बैलेंस शीट बनाओ। सुन लो बेटा क्या बोल रहा हूं, पहले आप बैलेंस शीट बनाओ। पुराने बैलेंस शीट में डेटर्स होंगे, वो लिख दो। पुराने बैलेंस शीट में डेटर्स कितने हैं? 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 के क्या है आपके डेटर्स, लेस एडिशनल बैड डेट्स। अब एडिशनल बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में दिखेंगे। एडिशनल बैड डेट्स कुछ दिख रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो आंसर आया 1,40,000। सर क्वेश्चन में तो प्रोविजन भी था हमारे, भूल जाओ, सब भूल जाओ, मैं जो करा रहा हूं वो फाइनल है। 1,40,000। अब इस पे आपको
इसमें से न्यू प्रोविजन माइनस होगा, न्यू प्रोविजन एट द रेट 5%, तो इसका हो गया 7,000। तो टोटल कितने बचे? 1,33,000। अब सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करोगे आप? ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, यहां पे कितना जाएगा? पहले तो अगर आपको बैड डेट्स हो रहे हैं, एडिशनल बैड डेट्स, जो यहां पे 0 है तो यहां पे भी 0, लेस ओल्ड प्रोविजन जो कि कितना है 800, और ऐड न्यू प्रोविजन जो कि कितना है 7,000, तो डिफरेंस कितना हो गया? 6,200। डिफरेंस कितना हो गया? 6,200। आ जाते हैं अपन आंसर, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 6,200। दिस इज द वे यू डू इट यार, अननेसरी इतना लोड नहीं लेना पड़ता जिंदगी में। ठीक है राजा? ओके। हाँ, ये रेज राइट ऑफ, पहले क्रेडिट और फिर तीनों को डेबिट, नेट इफेक्ट वही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। चलिए सर, और ये हिडन गुडविल का कैलकुलेशन। अब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का है, इतना फुद्दू सा क्वेश्चन है, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जाके उठा के देख लेना, हमने कवर किया हुआ है क्लास के अंदर। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस इन योर लाइफ, और उसके लिए आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने बना दिया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, उसके बाद जो यूनिट से लिंक्ड है डायरेक्टली वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है, और जो यूनिट लिंक नहीं है हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल देते हैं। दैट्स इट, सिंपल सोबर। ठीक है सर, डन। आगे सर, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? यहां पे हमें दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें क्या बनाना है? सर यहां क्या दिया हुआ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन रहेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, और आपको क्या बनाना है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हमारा मैजिकल फॉर्मूला, इनकम हो या एक्सपेंस हो, फॉर्मूला एक ही है, रिसीट एंड पेमेंट में देख लेना कितना पैसा दिख रहा है। सर हाल फिलहाल तो वही बनाना है। अरे मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, उसमें ऐड क्या होगा? सर ओपनिंग एडवांस ऐड हो जाता है, उसमें लेस क्या होगा? चलो ऐड पूरे एक साथ लिख लेते हैं। प्लस ऐड क्या होगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस क्या होगा? क्लोजिंग एडवांस, और लेस क्या होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। एक इसका लाइव डेमो देखते हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कहां चले जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग ये साल के स्टार्टिंग में, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 70,000, उसके बाद क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, ठीक है सर। उसके बाद एडवांस का ओपनिंग है 12,500, और क्लोजिंग है 15,000। और सुनो, आगे हमको दे दिया है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, दैट दिस इज द इनकम। इस बार आपको इनकम दे दिया है 1.5 लाख। अच्छा मैं बात बताओ, जब हम ऊपर से नीचे आते थे, हम जब ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ये ऐड, ये ऐड, ये लेस, ये लेस, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उल्टा कर दो, जो लेस है वो ऐड हो जाएगा। 1.5 लाख प्लस 70,000 प्लस 15,000 माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, सॉरी 12,500, 1,22,500। क्या हो जाएगा? 1,22,500। तो सर आपका भी वही आएगा क्या? देखो 1,22,500। आप सब जगह यही अप्लाई कर सकते हो। सर आप अपना मैजिकल फॉर्मूला देना भूल गए, किसके लिए? अरे मैजिकल फॉर्मूला नहीं है रे, कोई मजाक कर रहा हूं। सर एसिड के लिए भी बता दो फॉर्मूला। ओके कोई बात नहीं, सीधा सीधा एसिड का ओपनिंग बैलेंस देखना, ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा। फिर उसके बाद ड्यूरिंग देयर अगर आपने परचेज किया होगा तो परचेज आपको रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड से दिखेगा, सॉरी हाँ रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट,
अगर आपने सेल किया होगा तो रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड। अच्छा, सेल अगर लॉस में किया है तो माइनस कर दो। या आपको कहां दिखेगा या कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर आपको प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू रूट होता है ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपका ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में। आर यू वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैंने क्या कहा? जी सर क्रिस्टल क्लियर है। ओके, फर्नीचर, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, सिर्फ फर्नीचर सॉल्व कर देता हूं आपके लिए मैं। फर्नीचर 14,000 रुपए का है, ओपनिंग 14 है। चलो ओपनिंग 14,000 है, ओपनिंग है 14,000, क्लोजिंग है आपकी 7,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने 4,000 बेच दिया एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 4,000। अच्छा जी, तो आपने सेल्स कर दिया 4,000 में। अच्छा मैं बात बताओ, ड्यूरिंग देयर मैंने तो कुछ खरीदा नहीं, तो ये 4,000 रुपए आपके रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट आएंगे। अब सर जब आपने बेचा तो फायदे में बेचा कि नुकसान में बेचा? फायदे में बेचा कि नुकसान में बेचा? क्लियर, सिंपल क्लियर कट बता रहा हूं, फायदा कि नुकसान। देखो बेटा 14,000 की चीज 7 हो गई है और वो बोल रहा है स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपने बेच दिया। स्टार्ट ऑफ द ईयर में बेच दिया मतलब आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर में 14,000 के एसेट को बेच दिया, तो अब आपके पास एसेट कितने पड़े, 7,000। मतलब टेक्निकली साल के स्टार्ट में थे 14,000, साल के एंड में थे 7,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने एसेट खरीदा नहीं, लेकिन आपने एसेट बेचा। तो जो आपने एसेट बेचा उसका कॉस्ट क्या है? जो एसेट आपने बेचा उसका कॉस्ट क्या है? उसका कॉस्ट है 7,000। उसका कॉस्ट क्या है? 7,000। 7,000 को कितने में बेचा? 4,000 में। 7,000 को कितने में बेचा? 4,000 में। तो सर लॉस है? बिल्कुल लॉस है। कितने का लॉस है? 3,000 रुपए का लॉस है। ठीक है सर। अच्छा, और वो आपको बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन में लगाना @10% ऑन फर्नीचर। अब मेरी बात समझो बेटा, अब बात समझो, इधर आओ, इधर जल्दी आओ, इधर आओ, वर्किंग नोट पे आओ। सबसे पहले आपका सेल दिख रहा है आपको 4,000। हाँ जी सर सेल तो दिख रहा है हमको। सर फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग में दिख रहा है। अब मैं इसके सॉल्यूशन में आपके साथ आना चाहूंगा और कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। यह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन नहीं, लॉस। लॉस सबको दिख रहा है 3,000। ओके, अब मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है इस क्वेश्चन में, जो कि रॉन्ग है। आप समझो, जो कि रॉन्ग है। ये मैंने आपको बता दिया जो आपके एमटीपी के हिसाब से, बट आप समझो और लॉजिकली हम आपके साथ बात करेंगे। फर्नीचर का ओपनिंग कितना है? 14,000। वो खुद आपको बोल रहा है कि ये फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है। कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस इज आफ्टर डेप्रिसिएशन? क्लोजिंग बैलेंस शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन, है या ना? सच सच बोलो। ये एमटीबी में ये एरर है। क्लियर, क्लोजिंग बैलेंस शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन। हां, हमने ये मान लिया कि हमने 14,000 का ओपनिंग बैलेंस था और इसका क्लोजिंग बैलेंस 7,000 था, ये भी मान लिया। और वह आपको यह भी बता रहा है कि साल के स्टार्टिंग में ही आपने एसेट को बेच दिया। क्लियर। अच्छा, कितने का बेचा सर ये तो नहीं पता। क्लियर, बट उसने एक अंदाजा लिया कि 7,000 की चीज 4,000 में बिकी है। अब इधर आओ, इधर आओ। लॉस तो मैंने भी आपको निकाल के दे दिया। अब जब ये डेप्रिसिएशन लगा रहा है ना मेरे लाल, सुन, डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहा है? वो बोल रहा है कि 14,000 थी,
साल के स्टार्टिंग में ही 7,000 की बिक गई तो पूरे साल भर 7,000 ही थी, इस पे डेप्रीसिएशन आएगा 10%, वो हो जाएगा आपका 700। तो भाई साहब एसेट का वैल्यू कितना बचेगा? 6,300 बचेगा ना एसेट का वैल्यू। यहां पे 700, तो एसेट का वैल्यू कितना बचना चाहिए? एसेट का वैल्यू कितना बचना चाहिए? उसने बैलेंस शीट बनाया है क्या? नहीं बनाया ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आपका एसेट का वैल्यू बचना चाहिए 6,300। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्नीचर का, आई रिपीट एवरीवन, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है फर्नीचर का, ये क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपको, ये बिफोर डेप्रीसिएशन है, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ये हमें क्या मानना पड़ेगा? बिफोर डेप्रीसिएशन है। एम आई वेरी क्लियर गाइस इन व्हाट आई एम सेइंग? ओके सर, डन। तो ये एक एरर है इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके साथ, ठीक है। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग है। इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरा लास्ट डिस्कशन है ये। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 70,000 और इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। ओपनिंग इज 70, क्लोजिंग इज 30। अब आपको कुछ बोलना चाह रहा है 10% इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय 10%? कि जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 10% का रिटर्न है। अच्छा, रिटर्न नॉर्मली हम इसी प्राइस पे निकालते हैं 70,000 का, वही चीजें करते हुए निकालते हैं हम, यस। बट इस क्वेश्चन में कुछ नया है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कोई और रेट पे किया है, और जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है वो कमती वैल्यू दिख रही है, वो कम वाली वैल्यू दिख रही है। क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव 7,000। क्लियर? अब आपको क्या बोल रहा है? फेस वैल्यू इज 87,500, 50% इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। सुनो 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 सुनो, इधर आओ। वह आपको बोल रहा है कि फेस वैल्यू मतलब जिस रेट में आपने इन्वेस्ट किया है मोटा मोटी, और जिस रेट पे आपको डिविडेंड रिटर्न मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है। यस, हमने डिबेंचर चैप्टर किया हुआ है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे होता है। ओके, इसका 50% जो कि होता है 87,500 का 50%, 43,750 आपने सेल किया है, सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू। मतलब कितने में बेचा? इसका 80%। कितने में बेचा? 35,000 में बेचा। तो मतलब करंट ईयर में आपने एसेट कितने में बेचा? 35,000 में। अच्छा, इस एसेट का कॉस्ट कितना है बैलेंस शीट के हिसाब से? सर देखो, पहले 70 था, अब 35 हो गया, मतलब आपने 35,000 रुपए की चीज कितने में बेची? 35,000 में। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। एज पर बैलेंस शीट इसका कॉस्ट कितना है? 70 की चीज 35 हो गई, तो 35,000 से कम हो गई, तो आपने 35,000 की चीज बेची। क्लियर? कितने में बेची? 35,000 में। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और आपका जो रिटर्न है 10% वो आएगा फेस वैल्यू पे 8,750, जिसमें से 7,000 रिसीव्ड है, तो 1,750 रिसीवेबल है। और हमारा अजम्पशन है कि ये जो हमने बेचा है, ये जो सेल है, ये ईयर एंड पे हुई है, और इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट पूरा का पूरा आया है 8,750। क्योंकि देखो बेटा, लॉजिकली 7,000 रुपए आपको मिले हैं। मिले क्यों है? क्यों मिले? ब्याज की तरह है, इंटरेस्ट मेरे को रिसीव्ड हुआ है मेरे इन्वेस्टमेंट पे। हाँ जी। अब अगर आप बोलते हो कि सर हमने साल के स्टार्टिंग में बेच दिया,
तो बेटा फिर 35,000 पे 10% 3500 रुपये आना चाहिए ना। क्लियर? जो भी आपने बेचा होगा, लेकिन आपको 7,000 पे मिल रहा है, क्योंकि एनीवेज मैं ये अज्यूम करूंगा कि साल भर ये फेस वैल्यू था और ये चीज हमने बेची है ईयर एंड पे ही। क्लियर? कब बेची है? ईयर एंड पे ही बेची है, तभी आप साल भर का इंटरेस्ट ले सकते हो। और अब देखो 7,000 इज रिसीव, तो 1750 पेंडिंग है, तो 8,750 इज माई इनकम। कहा गई मेरी इनकम? 8,750 इज इनकम, 7,000 इज रिसीव, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड 7,000, और 35,000 इज दी सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है राजा? चलो, दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। इसमें और कुछ नहीं था जो मुझे डिस्कस करना था, यही था मेरा डिस्कशन इस क्वेश्चन के अंदर। अब सर ये वापस से आपके सामने आया है, मिस्टर मगन इज एंगेज्ड इन सेलिंग मैगजीन्स। किसमें एंगेज्ड है वो बंदा? सेलिंग मैगजीन्स। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर्स पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग द मैगजीन्स, मतलब इसको कस्टमर्स एडवांस में पे करते हैं। बिल्कुल सर। ऑन 1st April 2022 हैड अ बैलेंस ऑफ 6 लाख एडवांस, तो ये आपका ओपनिंग एडवांस है। बिल्कुल सर। फ्रॉम कस्टमर ऑफ विच 4,50,000 इज रिलेटेड टू 2022-23 while remaining is related to 2023-24। ये होना चाहिए यहां पे प्रिंटिंग एरर 22-23 और 23-24। क्लियर? यहां 22-23 होना चाहिए। ओके सर। तो सर जो टोटल 6 लाख है ना, ये ओपनिंग एडवांस है, इसमें से करंट ईयर से लिंक कितना है? 4.5 लाख। तो 4.5 लाख तो ये है। हाँ जी सर। 6 में 4.5 लाख पिछले साल आपको एडवांस मिला करंट ईयर के लिए, और नेक्स्ट ईयर दैट इज 23-24 के लिए 1.5 लाख रुपए है। अब इतना आपको सोचना ही नहीं था, एक सिंपल बताऊं, जो फॉर्मूला है अपना वही लगा दिए रहते, आपका आंसर आ गया रहता। अमाउंट रिसीव्ड, मैं रिसीट एंड पेमेंट का क्या लिख रहा हूं? अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये एनपीयू का क्वेश्चन नहीं है, प्लस ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग एडवांस एंड लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओके सर। चलिए 6 लाख आपका ओपनिंग एडवांस है, ठीक है, ओपनिंग एडवांस हम लिख देते हैं 6 लाख। आपको पता है मेहनत ही नहीं करनी थी ब्रेकअप करने की, क्लोजिंग एडवांस आपको गिवन था 5,10,000, 5.1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल्स कितना हुआ है? 15 लाख रुपए का आपका क्या है? कैश सेल्स है। ओके सर, यहां तक तो सॉल्व है। तो आपको क्या निकालना है? टोटल इनकम फॉर करंट ईयर। तो वहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहता था, यहां हम बोल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 15 + 6 - 5.1, और ये सर 15.9 लाख। 15.9 लाख सर, इधर तो आंसर कुछ और आ रहा है, ऐसा क्यों? बोलो 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 बोलो, ऐसा क्यों? अरे कोई तो आंसर दो मेरे को, ऐसा थोड़ी अच्छा लगेगा। आपके सामने अकाउंट बनाया हुआ उसने, ओपनिंग एडवांस 6 लाख। क्लियर सर? एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में बना हुआ है, ओपनिंग एडवांस 6 लाख, करंट ईयर का 4.5 लाख। सर बैंक का भी तो एक गिवन है ना, इधर आओ सब, इधर ध्यान दो, तुम कितने गधे हो। क्लियर? जब मैंने तुमको एनपीओ बोला, तुमने इतना माहौल में एनपीओ खींचा जिसका कोई हद नहीं है। मैंने यहां पे 1.5 लाख क्यों लिखा? उसका रेलेवेंस है या नहीं? 5,10,000 के अंदर
1.5 लाख ऑलरेडी आपको एडवांस मिल चुका है पुराने साल से, तो करंट ईयर में वापस आपको कुछ और पैसे एडवांस मिला है। वो कितना पैसा एडवांस मिला है? 5,10,000 माइनस 1.5 लाख, कितना हो गया? 3,60,000। अरे एडवांस मिला है तो 15 लाख का आपका कैश सेल्स है, 15 लाख का कैश सेल्स है, और करंट ईयर में आपको एडवांस रिसीव्ड हुआ है और 3.6 लाख का, तो टोटल कितना हो गया? 18.6 लाख। टोटल कितना हो गया? 18.6 लाख। 18,60,000 प्लस 6 लाख माइनस 5,10,000, ये आ गया आपका 19,50,000। देखो आपको ये समझना पड़ेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, 6 लाख इज योर ओपनिंग एडवांस। 6 लाख आपका ओपनिंग एडवांस है। ड्यूरिंग द ईयर आपने कैश सेल किया। कैश सेल मतलब दुकान पे लोग आए, उनको माल बेचा, बात खत्म, इनका एडवांस से कोई लेना देना नहीं है, तो इतना पैसा आपके पास आया। अब आपका क्लोजिंग एडवांस है 5,10,000। अब आप ये समझो 4 लाख में से, सॉरी 6 लाख में से 4.5 लाख तो आपको पिछले साल एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, और 1.5 लाख आपको पिछला साल एडवांस मिला था नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए। क्लियर? तो ये 1.5 लाख इसके अंदर होगा ही होगा, बिल्कुल सर। तो इसके अंदर 1.5 लाख ऑलरेडी है एज योर क्लोजिंग एडवांस, और आपको ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000 एडवांस मिला होगा ना मेरे लाल, तभी तो 5,10 हुआ। तो आपको कैश सेल्स प्लस एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर कितना मिला है? 3,60,000। तब जाके आपका आंसर मैच होगा। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। क्लियर मुन्ना? नहीं तो आप फ्लो तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पकड़ते हो, लेकिन फिर आप ब्लंडर कर देते हो सोचने में ही। ठीक है राजा? ये देखो टोटल मनी रिसीट। ओके चलो, शेयर एप्लीकेशन का क्वेश्चन है बस, या कुछ नहीं है। पार्शियल री इशू हुआ है, आपने 5,000 शेयर को फॉरफिट किया है, आपने 4,000 को री इशू किया है। इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कोई है नहीं। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो भी एक्स्ट्रा मनी है एप्लीकेशन का, जो भी एक्स्ट्रा मनी है एप्लीकेशन का, उसको आपको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही रखना है, और उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बच गया तो हम क्या कर देंगे? रिफंड। अलॉटमेंट के बाद कुछ सरप्लस बचा तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। ओके, पता है क्वेश्चन इतना सिंपल है। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा डुबाया है। जब उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा डुबाया मतलब पूरा का पूरा अरियर्स है, अरियर्स ले लो, फॉरफिट कर लो, री इशू कर दो, बात खत्म। और री इशू करते वक्त 4 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है? क्योंकि यहां फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, तो आपको किससे कंपेयर करना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 20 इज माई फेस वैल्यू, और मेरा इशू प्राइस भी कितना है? 20 ही। चलो ठीक है, ₹4 का डिस्काउंट है, 5,000 शेयर्स पे 4 रुपए का डिस्काउंट। 5,000 ही रीइश्यू किए, मेरे को 4,000 ध्यान आ रहा था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। ओरे भाई साहब, अजीत को अलॉट हुए थे 6,000। अच्छा, मैंने 6,000 अलॉट हुए थे, हमने रीइश्यू कितने कर दिए? 6,000 अलॉट हुए, ऑब्वियसली फॉरफिट भी उतने ही होंगे, और रीइश्यू होंगे 5,000। ठीक है सर, डन है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स, फुद्दू सा क्वेश्चन डिबेंचर्स का। वंस अगेन यू हैव द आंसर गाइस, क्लियर? ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन, इसमें कोई मेजर लूप होल नहीं है। बस इसमें क्या था, पहले उसने एसेट खरीदा, सॉरी पहले उसने बिजनेस खरीदा, तो एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, कितना उसको देना है? 4,40,000,
डिफरेंस आपका गुडविल में चला जाएगा क्योंकि आपका डेबिट साइड कम है। फिर ये 4,40,000 के बदले फेस वैल्यू 4 लाख है तो आपने प्रीमियम पे इशू किया है। ओके सर। फिर आपने 3,000 डिबेंचर्स कैश में इशू किए हैं लोगों को और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी पे अवेलेबल है, तो कुछ पोर्शन यहां पे, कुछ पोर्शन अलॉटमेंट पे, और आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे। एंड ईयर एंड पे लॉस को आपको राइट ऑफ करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है राजा, प्लीज हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन। डबल एंट्री सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, डेल क्रेडिटर कमीशन एंड लीफो फीफो। मैं बात बताओ, आपने पूरा पेपर सॉल्व किया, आई बिलीव 100 में से अगर आप ये पेपर थियरी हटा दो, मैं बोलता हूं थियरी में आपको 10 मार्क मिलेंगे क्योंकि थियरी में लैंग्वेज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती है, आपको याद आएगा नहीं आएगा। 10 मार्क नहीं, ट्रू और फॉल्स तो पूरे 12 मिलेंगे। क्लियर? और ये आएगा आपका मोटा मोटी 8 या 9 मार्क के लिए आया होगा। क्लियर? 20 में से मैं इतना बोल सकता हूं आपको 15 मिलेंगे। मैं बात बताओ, बाकी 80 में से क्या ये पेपर देख के आप 60 स्कोर कर सकते हो? मिनिमम 60 आराम से स्कोर कर सकते हो। 60 + 15 आपका मिनिमम स्कोर ये एमटीपी में 75 मिनिमम कह रहा हूं। बहुतों को तो 95 भी रीच होना चाहिए, किसी किसी का 100 भी रीच होना चाहिए, बट मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं 75। तो गाइस ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। ठीक है राजा, आपको पूरा आता है, यह आपको विश्वास अपने आप पे करना पड़ेगा कि आपको पूरा आता है। अगर आप ये विश्वास नहीं रखोगे ना खुद पर तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने आपके सामने आरटीपी भी लाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाए, एमटीपी 1 भी लाया, एमटीपी 2 भी लाया है। आप ऑब्जर्व करो कितना सारा हम क्लास में कर चुके यार। सो फॉर व्हाट थिंग्स आर यू वेटिंग? आप चाहते हो मैं और क्वेश्चंस दूं, मैं दे दूंगा, बट राजा जो हमने क्लास में करा है उसी में से आ रहा है और जो नए नए क्वेश्चन बनेंगे उसी में से ही है। ठीक है गाइस, चलो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। क्लियर? आपके थियरी के लेक्चर्स और आपके जो बाकी पीवाईक्यू वगैरह है कल से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, और आज कम्युनिटी पोस्ट भी डल जाएगा या कल डल चुका होगा, मुझे आइडिया नहीं है। सो यस, बाय 14 वी विल एंड ऑल द मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। क्लियर? सी यू ऑल इन द मैराथन में मैं थियरी आपको रिवाइज करवाऊंगा और हम हर चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन लेके ट्राई करेंगे एक दिन के अंदर मैराथन खत्म करें। ठीक है गाइस, चलो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ।